अगले दिन सुबह उठी तो सिर भारी था। ब्लैक टी बना एक बिस्किट खाकर डिस्प्रिन निकलकर वापस लेट गई। आधा घंटे बाद उठी तो फिर ऑफिस में फोन किया। सर, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया, आना जरूरी है, इट्स अर्जेंट, जाना ही पड़ेगा। बेमन से तैयार होने लगी, अलमारी खोली, बेकार कपड़े ढूंढने लगी। पर उसकी चॉइस हमेशा क्लासी थी। वो चाहती थी कि वो ऐसे लगे कि शेखर उसकी तरफ देखना भी न चाहे। पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें बुरी लग सकती थी। काश मैं नाइटी में जा सकती। अपने इस ख्याल पर उसे खुद हंसी आ गई। उसने स्काई ब्लू बेस, डार्क ब्लू जरी बॉर्डर सिल्क साड़ी के साथ कानों में उसी कलर के मीनाकारी स्टड से लुक कंप्लीट किया। ब्लू कलर की छोटी सी बिंदी लगाकर बालों में ढीला सा जूड़ा बना लिया। एक हाथ में कड़ा डाल दूसरे हाथ में घड़ी पहन ली। मिरर में देखा तो खुद कंफ्यूज हो गई कि बेकार ऐसे लगते हैं। जब वह पहुंची तो लोग उसे नोटिस कर रहे थे। कुछ कलीग्स ने तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी किया। आज उसने बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से उस पर किसी का ध्यान न जाए। पर सर ने उसे बुलाकर आगे बिठा दिया। शेखर ठीक उसके सामने बैठा था। प्रिया ने उसे टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, प्रिया सबके बीच बैठ गई ताकि शेखर उसे तंग न कर सके। तभी किसी ने एक नोट पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, माई लव, शाम को मिलते हैं। उसने नोट फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। लंच करने बैठी पर खाना गले से नीचे नहीं उतरा। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, वो जल्दी जल्दी लगभग दौड़ कर निकल गई। आज दी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि वो देख चुकी थी कि शेखर मीडिया से बात कर रहा था। प्रिया ने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गई। दी के घर पहुंचकर जान में जान आई। उसने बच्चों को गले से लगा लिया। दी उसे बड़े प्यार से देख रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। चल आजा, चाय पीते हैं। सच्ची दी, आपकी अदरक वाली चाय बहुत मिस कर रही थी। चलो पिलाओ। कुछ दिन यहीं रुक जा। दी, कल छुट्टी है, परसों चली जाऊंगी। ऑफिस दूर पड़ता है यहाँ से। तेरा बैग कहाँ है? आज आपके कपड़े पहन लूंगी। चल आजा, चेंज कर ले, आराम से बैठ, तब बातें करते हैं। दी, माँ नहीं है, पर आप माँ जैसी परवाह करते हो। वही प्यार आप में महसूस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। पगली, दी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। सोचने लगी दी को शेखर के बारे में बता दूं, पर क्या बताऊं। कविता से बात करूंगी, वही उसे समझा देगी। डिनर में दी ने उसकी पसंद के भरवा करेले, मशरूम, पनीर बनाया। बड़े प्यार से उसे जबरदस्ती खिला रही थी। जीजा जी कह रहे थे, प्रिया खा लो, ऐसा मौका कभी कभी नसीब होता है। मुझ पर तो तुम्हारी दी हर समय गुस्सा रहती है। दी की सासू माँ ने जीजा जी को डांटते हुए कहा, राजेश, बेटियों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो भी मेरी बेटी है। बेटा, तू तो आती नहीं है, आ जाया कर, मन लगा रहेगा। जी माँ, जरूर आऊंगी। बातें करते करते 12 बज गए। दी को गुड नाइट कहकर सोने के लिए रूम में आ गई। नींद आई तो सपने में भी शेखर दिखाई दिया। हड़बड़ा कर जाग गई। उठकर बैठ गई, पानी पिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर खुद से कहा, प्रिया, सोने की कोशिश कर। अगली सुबह देर से उठी तो खुद पर शर्म आ रही थी। दीदी की सासू माँ पूजा करके निर्वृत्त हो चुकी थी। प्रिया, आओ, साथ में चाय पियेंगे। गुनगुने पानी के साथ गुनगुने पानी के बाद चाय पीकर लॉन में टहलने लगी। आज सचमुच उसे सुकून महसूस हो रहा था। नहा धोकर दी के साथ बैठ गई। तभी उसका फोन बज उठा। फोन देखा तो मालती का फोन था। मीम साहब, आप कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ। मालती को बताकर वो आश्वस्त हो गई। फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज था, अजीर उठकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। क्या करूं? व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सोच विचार कर उसने तय कर लिया था, अब वो उससे सीधे सीधे बात करेगी और उसे कह देगी कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अमीर नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स क्लास से आती है। वो सोच रही थी, मैंने ये इज्जत, ये ओहदा बहुत मेहनत से हालत हासिल किया है। उसका क्या है, बाप दादा की कमाई पर सीईओ बनकर बैठ गया है। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। शेखर के बारे में जितना ज्यादा सोचती उसे उतना ही गुस्सा आ जाता। दी के घर 2 दिनों तक रुककर वापस आ गई। अगले दिन ऑफिस था। ऑफिस जाकर उसे तरोताजा महसूस हो रहा था।
वो शेखर के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहती थी, पर वो था कि उसके दिमाग में जोंक की तरह चिपक गया था। उसका ख्याल उसके दिमाग में आता जा रहा था। सोच रही थी कि अगर वापस आया तो उसे ऐसा डांटेगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस भी कंप्लेन करेगी। जब कुछ दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो आश्वस्त हो गई। सोचा कि लगता है कोई और मिल गई होगी, उसके पीछे पड़ा हुआ होगा। कविता का भी मैसेज आया, पर उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। संडे का दिन था। सुबह नाश्ता करने के बाद वह लॉन में बैठ गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी तो वो खड़ी हो गई। देखा, उसमें से कविता उतरी, गेट खोलकर अंदर आई, इतरा कर चिल्लाते हुए उसके गले लग गई। सरप्राइज! इधर आ रही थी तो सोचा कि तुझसे मिल लूं। वो भी उसे देखकर खुश हो गई। चल बैठ। इतने में गेट पर आवाज हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। असल सरप्राइज तो पत्ती से दिखाते हुए उसके सामने खड़ा था। शेखर आ रहा था। इसी के साथ चली आई। तेरे जीजा जी कुछ जरूरी काम में बिजी थे। काम से नहीं, जानबूझ कर आया है, उसने मन में सोचा। कल ही 15 दिन बाद अमेरिका से लौटा है। बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो चुप रही। भाभी, लगता है आपके दोस्त आपको बाहर से ही वापस भेज देंगे। पता नहीं इसे मेरे घर के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है, प्रिया सोचते हुए बोली। चलो अंदर चलते हैं। कविता के आने से जो खुशी मिली थी, शेखर के आने से वो गायब हो गई थी। अंदर आकर कविता घर का जायजा लेने लगी। वाह, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अच्छी रही है। सब कुछ कितने अच्छे से सेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अच्छी चीजों की परख कम है। शेखर, कविता ने उसे डांटा। वो पूरे अधिकार से घर में घूमने लगा। घर पूरी तरह से सुसज्जित था। एक एक चीज को प्रिया ने सोच समझ कर खरीदा था। प्रिया ने कविता को पूछा, क्या खाओगी? वही जो मुझे हमेशा से पसंद है, तेरे हाथों के पकौड़े। चल आजा, दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी, यहाँ आकर भी आप बनाएंगी? आपको चेक करना चाहिए कि इनके हाथों का स्वाद अब भी बरकरार है या नहीं। चल तू बैठ, मैं बनाती हूँ। वो किचन में आकर चाय का पानी चढ़ाकर पकौड़ों की तैयारी करने लगी। यही कोई 20 मिनट बाद आलू प्याज के पकौड़े, हरी चटनी जो उसने मालती से बनवा कर रखी थी, और चाय लेकर आ गई। पकौड़े खाकर कविता चहक उठी। क्यों शेखर, मैं कह रही थी ना, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो कुछ बोलता इससे पहले प्रिया ने व्यंग कसा। हम साधारण लोगों की पसंद और अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। लगता है अमीर लोगों से काफी खुन्नस है आपको। वैसे आपको प्रोटीन शेक, अलग अलग तरह के सूप, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड वेजिटेबल, ग्रिल्ड फिश, सुशी, थाई फूड और डाइट फूड भी बनाने होने चाहिए। क्या पता आप कब बनाना पड़ जाए, पसंद बदल जाती है कभी कभी। और आपसे ऐसा किसने कहा? अमीर लोगों की पसंद अलग होती है। मुझे तो, ऐसा कहकर वो मुस्कुराया और उसे सिर से पैर तक देखा। प्रिया असहज हो गई। वो तो शुक्र था कि कविता पकौड़ों में बिजी थी। प्रिया सोच रही थी कि ये लोग बस यहाँ से जाएं, इसने तो मेरा संडे खराब कर दिया। मुझे कल इधर काम है, आऊंगा तो 1-2 दिन इधर रुकूंगा। कुछ लोगों से मिलना है, उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ भाई, रुकना ऐश है तुम्हारी। बिला है, नौकर चाकर है, और क्या चाहिए? कविता मुस्कुराई। तुम क्या सोच रही हो? कविता ने प्रिया को झंझोड़ दिया। कुछ नहीं, उसने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अरे भाभी, जैसे मुझे कुछ लोगों से मिलना है, वैसे ही आपकी सहेली भी कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहती होंगी। ऐसा ही है ना? उसने प्रिया की आंखों में देख कर कहा। चलो शिखर, देर हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कविता ने प्रिया को गले लगाया। दोनों बाहर चल दिए। अच्छा, जल्द ही मिलेंगे प्रिया जी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराया। ये सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। ये बंदा हमेशा के लिए कहीं क्यों नहीं चला जाता? यहाँ रुक रहा है तो मतलब टेंशन पक्की है। शेखर की हंसी याद करके वो बेहद नाराज थी। सोचने लगी, दूसरों का मजाक उड़ाने में जिसे मजा आता हो, वो इंसान दिल का कितना बुरा होगा। इसके माता पिता ने इकलौती औलाद होने के कारण इसे बहुत सिर पर बिठा रखा है, इसलिए ही इतना बदतमीज है। औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है इसके दिल में। और वो कविता इसे लेकर मेरे घर में आ गई। कितना खुश होकर की कर रही थी, और कोई नहीं मिला साथ लाने को। ड्राइवर को साथ लेकर यहाँ जाती, पर उस बेचारी को भी क्या पता कि ये कैसा है। जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखती है।
काश जिंदगी में भी एक डिलीट ऑप्शन होता, तो मैं उस वक्त को डिलीट कर देती जब ये मुझे पहली बार मिला था। उसने अपने आप से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरी नरम दिली का फायदा उठा रहा है। जब एक बार मैं इसे फटकार दूंगी, फिर यह समझेगा। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। याद आया कि गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। इस समय टैक्सी में चली जाती हूँ। शाम को ऑफिस की गाड़ी से आ जाऊंगी। आज दिन बड़ा थका देने वाला था। ऑफिस में ढेर सारा काम था। शाम को ऑफिस से लौटी तो थकान के मारे हालत खराब थी। बाल्टी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खुद बना लूंगी। आज वो चैन से थी क्योंकि शेखर उसका कोई सामना नहीं हुआ था। उसने वेजिटेबल सूप बनाया। मालती सब्जियां काट कर रख गई थी। सूप पीकर छत पर आ गई। पूर्णिमा का चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को छू कर निकल रही थी। उसने अपना फोन निकाला और दी को कॉल की, पर उन्होंने नहीं उठाया। इस समय वह बहुत अकेला फील कर रही थी। घूम फिरकर ध्यान शेखर पर चला गया। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। कामयाब है, गुड लुकिंग है, अच्छे खानदान का है, रिच है। फिर क्यों फ्लर्ट करके थकता नहीं है ये इंसान। सोचते सोचते उसने पुराने गाने सुनने शुरू कर दिए। एक बात तो उसमें और मुझ में कॉमन है कि मुझे भी पुराने गाने पसंद है। बाकी कुछ भी नहीं है उसमें मुझ जैसा। अब उसे नींद आ रही थी तो नीचे आकर सो गई। आज सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी जल्दी शॉवर लिया। शिफान की शिफॉन की लेमन येलो साड़ी पहनकर गीले बाल खुले छोड़ दिए। मालती पुकारती रही, मेम साहब नाश्ता कर लीजिए, पर वह चल दी। ऑफिस में जल्दी जल्दी पहुंची। आज सुबह 11 बजे मीटिंग थी। ऑफिस में शेखर को देखकर उसकी जुबान खुश्क हो गई। उसके ऑफिस के एक कुलीग ने उससे कहा, राजशेखर सर यहाँ कभी नहीं आते हैं। हमेशा उनका स्टाफ आता है। आज पहली बार यहाँ आए हैं। मीटिंग में और भी कई लोग थे। शेखर भी वहाँ था। मीटिंग खत्म हुई तो वह उसके पीछे पीछे बाहर आया। मैम, आपसे कुछ डिस्कस करना था। मौके की नज़ाकत वो समझ सकती थी क्योंकि सीनियर अधिकारी शेखर के साथ चल रहे थे। प्रिया सर को अपने साथ ले जाओ। वो उसे अपने साथ ले गई। बैठने का इशारा करके खुद बैठ गई। कहिए मैम, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका। वाकई इस साड़ी में तो आप बेहद हसीन लग रही हैं। पर ऐसी साड़ी अगर ऑफिस में पहनेंगी तो लोग अपना काम खाक करेंगे। आपको उस नज़र से देखने का हक सिर्फ। बात को अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। आपसे कहना था कि आज शाम आपके घर चाय पीने आ रहा हूँ। मैं शाम को नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आप मुझे ना नहीं कर सकती हैं। कितनी भी दूर जाएंगी, वापस मुझ तक ही आना होगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं इस इंसान के सामने आते ही बेबस हो जाती हूँ। सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तो आप करके बात कर रहा था और अकेले में हद पार कर देता है। घटिया कहीं का। अब उसे शाम का डर सताने लगा था। पर बात तो करनी ही होगी इससे। इस आदमी का मैं कतई भरोसा नहीं कर सकती। घर देर से पहुंची तो मालती खाना बनाकर जा चुकी थी। 7 बज चुके हैं। अब कोई चाय का टाइम नहीं है। उसने फ्रेश होकर चेंज किया और बैठ गई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज आई। समझ गई कि उसकी परेशानी का सबब आ गया है। बाहर ही बैठूंगी, अंदर पता नहीं क्या कर दे। वैसे भी इसके लक्षण सही नहीं है। फटाफट बाहर जाकर लॉन में चली गई। ओह, तो मैडम यहाँ हैं। उसने चेयर खींची और उसके आगे बैठ गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे तो तुम्हारे सो कॉल लोग बातें नहीं बनाएंगे। कहिए। पहले चाय बनाओ। मैं लेमन टी लेता हूँ, विदाउट शुगर। ये कोई चाय का वक्त नहीं है। नो टेंशन, मैं किसी भी वक्त पी लेता हूँ। अंदर आकर मदद कर देता हूँ तुम्हारी। आप यहीं बैठिए, मैं खुद बनाकर लाती हूँ, वो गुस्से में बोली। ओके। वो बड़े ढीठपने से मुस्कुराया। बड़ा आया मदद करने वाला। अपने घर का किचन कभी देखा भी होगा। वो अंदर गई, लेमन टी बनाकर ले आई और उसके आगे टेबल पर पटक दी। लगता है अपना गुस्सा भी मिलाकर लाई हूँ इसमें। फिर तो ये पक्का जहर बन गया होगा। इसके साथ कुछ स्नैक्स तो ले आती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंपल लोग दूसरों को चाय के साथ स्नैक्स नहीं देते, बल्कि खुद खाते हैं। उसने सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर चेयर पर टिककर हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। जो कहना चाहो तो कह सकती हो। ये हक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए।
अमीर लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आज मुझ पर दिलाया है तो हक की बात है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेखर ने चाय का सिप लिया और जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुम में है। अब क्या करोगी? नाउ आई एम सीरियस। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, जानती हूँ आपके इंटरेस्ट तो दुनिया भर में फैले हुए होंगे। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या कमी है आपके अंदर? कुछ भी तो नहीं। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ। वो मुस्कुराया। सच में, कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ सुनकर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूं। उसने उसे देखते हुए कहा। आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे, प्रिया बोली। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आप इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। आपने किसे डेट किया है मैं जानती हूँ। आपको अपना वक्त मुझ जैसी साधारण लड़की पर जाया नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो मुझसे और मेरे दिल से पूछो। और एक बात, तुमसे मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाहो तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरे बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा कर रही हो। देखो, तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिद भी, और मेरी जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता। तुम भी नहीं। वो मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, काफी रात हो गई है। अगर ना जाऊं तो? वह उसकी तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर उसे रोकने के चक्कर में उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। शेखर ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ बांध दिए। उसने घबरा कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करी, पर पीछे नहीं कर सकी। तमाशा मत करो, तुम्हारे सो कॉल्ड देखने वाले लोग बाहर आ जाएंगे जो ठंड में अंदर टीवी देख रहे हैं। कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वो उसके कान के पास आकर बोला। वो अब भी उसकी पकड़ में थी। उसने पकड़ ढीली की तो वो छिटक कर खड़ी हो गई। बड़ी बेरहम हो तुम। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? लगता है मेरी शक्ल तुम्हें इतनी पसंद है कि बार बार देखना चाहती हो, इसलिए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे अनब्लॉक करो, नहीं तो रोज यहाँ आ जाऊंगा। और हाँ, अनब्लॉक करने से ही काम नहीं चलेगा, फोन सुनना भी पड़ेगा। देर हो गई है, आप चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर फोन नंबर ब्लॉक मिला तो कल फिर मिलेंगे। तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों? ठीक कहा मैंने। बड़े ढीठपने से मुस्कुराते हुए बोला। बाय डार्लिंग। उसके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। निहायती बेशर्म इंसान। उसने गहरी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। डिनर करने के बाद टहलते हुए सोचने लगी कि इसे अनब्लॉक करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत। पुलिस कंप्लेन करूं तो क्या कहूंगी? काफी देर सोचने के बाद उसने शेखर को अनब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, जल्दी ही इसके नए भाग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।